मैं आपसे शादी करके आपके कमरे में नहीं आऊंगी। मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे अभी रो दूंगी। रेहान ने गौर से मुझे देखा था, जिसके साथ शादी की तैयारियां घर में खूब धूमधाम से चल रही थीं। हाथ बांधकर कहने लगी, रात के 3 बजे अब तुम मेरे कमरे में मुझे ये बताने आई हो? जी हाँ। क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चा पैदा करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बहुत दर्द सहना पड़ता है और मैं इतना दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी नाजुक सी जान देखिए और अपना पहाड़ जैसा शरीर देखिए। रेहान का बॉडी बिल्डर जैसा शरीर देखकर मेरी वैसे भी जान जाती थी। ये तो सगाई करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो शादी करनी ही पड़ेगी और बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। और मैं फैमिली प्लानिंग नहीं करूंगा। मुझे तो बस बच्चे बच्चे ही पैदा करने हैं। इसलिए जान बनाकर आना। ये मेरे डोले शोले देख रही हो ना? अपने बाजू दिखाते हुए रेहान ने कहा था। मैं कैसे इतने बच्चे पैदा कर सकती हूँ? मुझे नहीं करनी चाहिए आपसे शादी। सुना आपने? मैं कह रही हूँ आपको, बेहतर है कि ये सब कुछ खत्म कर दीजिए। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मैं उदास होती बोली थी, ये शादी तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। इस वक्त यकीन मानो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि तुम जैसी नाजुक सी लड़की भला मेरे जैसा भारी इंसान को कैसे बर्दाश्त करेगी। मैं तो ये भी सोच रहा था कि तुम जितनी मर्जी चिल्लाती रहो, मुझसे रहम की भीख मांगती रहो, लेकिन मैं तो तुम पर जरा भी रहम नहीं करूंगा। जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर तो मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद ही पड़ चुका था। मैं कभी भी आपके कमरे में नहीं आऊंगी। सुना आपने? मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करूंगी। मैं कहकर वहां से चली गई थी। रेहान हंसने लगा था। पागल लड़की। वो अपना कमरा बंद करके सो चुका था, मगर मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी और आज गलती से लेबर रूम में चली गई थी। वहां एक औरत की डिलीवरी होती देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां पर मौजूद वहां पर मौजूद नर्स लगातार उस औरत के हस्बैंड को बुरा भला कह रही थी। कमबख्त को लगता है और कोई काम नहीं है। 4 साल में चौथा बच्चा है। मुझे तो लगता है इस बार ये औरत मर जाएगी। उस औरत की चीख सुनकर मेरी धड़कनें तेज हुई थीं। मैं जल्दी से लेबर रूम से बाहर आई तो सामने उसी औरत का हस्बैंड खड़ा था। उसका 6 फुट का कद और अच्छी खासी जान देखकर मुझे भी उस पर गुस्सा आया था। फिर पता चला कि वो फौजी है। ये सोचकर दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था, क्योंकि रेहान भी आर्मी ज्वाइन कर चुका था और ट्रेनिंग खत्म होते ही उसे वापस आना था। तो तभी मेरी शादी उसके साथ तय हो गई थी। फिर वो फौजी अपनी मूंछों को ताव देते अपने दोस्त से कहने लगा, हम फौजियों की ताकत हर औरत नहीं सह सकती। पहली रात ही मैंने अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कर दिया था। मेरी बीवी तो मुझसे शादी की रात ही माफी मांग रही थी और अब हर साल बच्चा पैदा करने से माफी मांगती है। अब इसमें हमारी क्या गलती? खाए पिए जान बनाए और हट्टी कट्टी हो जाए ताकि ये दर्द ना झेलना पड़े। लेकिन खैर, मुझे क्या? मुझे तो बस ख्वाब में एक बाबा ने कहा, अगर 7 बच्चे पैदा करोगे तो बड़े ऑफिसर बनोगे। बस अब तो मेरा यही प्लान है कि 7 बच्चे पैदा कर कर ही रहूंगा। हम फौजी फैमिली प्लानिंग नहीं करते। ये सुनकर मेरी नींदें उड़ने लगी। मैं रेहान के वापस ना आने के लिए दुआ करने लगी थी। एक तो मैं मेडिकल कर रही थी, जिसमें मुझे जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि ये भी रेहान की ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल पढूं। मेडिकल में एडमिशन मैंने रोते धोते लिया था। बस रट्टा मार कर ही प्री मेडिकल पास किया था। रट्टा मेरा बहुत अच्छा था, इसलिए पोजीशन भी अच्छी आई थी। लेकिन परेशानी ये थी कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी, वहाँ हॉस्पिटल बहुत पास था। इसलिए अक्सर स्टूडेंट को वहाँ ले जाया जाता था और मरीज के बारे में बताया जाता था और समझाया जाता था। लेकिन गलती से मैं एक लेबर रूम में चली गई थी, जहाँ एक औरत की डिलीवरी हो रही थी और वो दर्द से तड़प रही थी। उसको यूं दर्द में तड़पते हुए देखकर और बच्चे को डिलीवरी होता देखकर मेरे होश उड़ गए थे, जबकि गायनोकोलॉजिस्ट मेरी लाइन नहीं थी। फिर भी मैं डर गई थी। डर के मारे मुझे 3 दिन तक बुखार रहा था। मुझे डर लगने लगा था कि रिहान भी आर्मी ऑफिसर है, कहीं वो भी ऐसा तो नहीं होगा और बच्चे पैदा करना। उफ, नहीं, मुझे नहीं करनी शादी और ना मुझे बच्चा पैदा करना। मैं इतना डर गई थी कि मुझे मेडिकल पढ़ना भी भारी लग रहा था। कुछ महीनों बाद जब रेहान की ट्रेनिंग खत्म हुई और वो वापस आ गया, तो सबसे पहले उसकी नज़र मुझ पर ही पड़ी थी। मुझे पौधों का बहुत शौक था।
घर के पीछे बगीचे में मैं पानी दे रही थी। हम दोनों आपस में कजिन थे और एक ही घर के ऊपर वाले हिस्से में रेहान और उसके पेरेंट्स और छोटी बहन रहते थे और नीचे के हिस्से में मैं अपने पेरेंट्स और बड़े भाई के साथ रहती थी। मेरी और रेहान की मंगनी उस वक्त हुई थी जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस वक्त मुझे रेहान से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि अक्सर वो मुझे गिफ्ट लेकर देता था, तो कभी मुझे चॉकलेट लाकर देता था। मेरे छोटे-मोटे काम भी कर दिया करता था, जबकि वो मुझसे 8 साल बड़ा था। क्योंकि मेरी नज़रों में रेहान की इमेज बहुत ही अच्छी थी, इसलिए पेरेंट्स के इस फैसले पर मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मंगनी के वक्त रेहान की सेहत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जबकि कद अच्छा खासा लंबा ही था, लेकिन दुबला-पतला सा था। जब उसे आर्मी का शौक होने लगा और वो आर्मी के लिए सिलेक्ट हो गया, फिर उसने जिम भी जॉइन कर लिया था, जबकि आर्मी के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, हॉस्टल में रहना पड़ा, अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू करनी पड़ी। 1 साल या 6 महीने बाद वो आता था और मुझसे ऐसी कोई मुलाकात भी नहीं होती थी, बस हल्की-फुल्की बातचीत हो जाती थी। जब मैंने अपना स्कूल पूरा कर लिया, तब रेहान के कहने पर मैंने मेडिकल जॉइन किया था। मैं एक डरपोक टाइप लड़की थी, जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती थी। अगर अपने सामने किसी और को परेशानी में देखती थी, तो मुझे लगता था कि वो परेशानी मुझ पर ही आ जाएगी। यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी कभी अपने पति के जुल्मों की कहानी सुनाती थी, तो नौकरानी के साथ मेरे भी आंसू बहने लगते थे। मैं दिल की बहुत नर्म थी, किसी को तकलीफ में देखकर मुझे कुछ होने लगता था। इसलिए जो कुछ मैंने लेबर रूम में देखा था, उससे होश उड़कर रह गए। उस औरत की चीखें, उसकी तकलीफ देखकर मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। रेहान जब ट्रेनिंग से वापस आया, तो मैं उस वक्त बगीचे में पानी दे रही थी। पूरे 2 साल बाद वो मुझे देख रहा था। मैं पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उन्होंने मुझे देखकर हेलो कहा, तो मैंने लापरवाही से जवाब दिया। रेहान कहने लगा, इधर आओ, मेरे पास। रेहान भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं पौधों में पानी दे रही हूँ। आप अंदर जाइए, चाची आपका इंतजार कर रही होंगी। रेहान ने माथे पर बल डाले। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यहाँ आओ। और भाई भाई क्या लगा रखा है? तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए क्या चला गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी मंगनी गुड्डा गुड्डी का खेल बन गई। होश में रहकर बात किया करो। एकदम से वो सख्त लहजे में बोला था। रेहान को देखकर पहली बार मुझे कुछ डर भी लगा था, क्योंकि आज तक उसने हमेशा मुझसे प्यार से बात की थी। मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जी बोलिए। देखो, जब मैं बुलाऊं तो इज्जत से आ जाया करो। मुझे आगे से जवाब देने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। मुझे रेहान का सख्त लहजा पसंद नहीं आया था। ये आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है, मुझे इस अंदाज से बात सुनने की आदत नहीं है। वैसे भी मैं अपने माँ-बाप की लाडली थी और बचपन से रेहान मेरे नखरे उठाता था। इसलिए रेहान का सख्त लहजे में बात करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे इसी लहजे की आदत डालो अब। मैं कोई आम इंसान थोड़ी हूँ भाई, आर्मी ऑफिसर हूँ और जानती हो हमारी ज़िंदगी कितनी टफ होती है। हमें लोगों की आँखों में आँखें डालकर सामने वाले की जान निकालने का हुनर सिखाया जाता है। चलो अंदर जाओ, पता है ना, सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और तुम्हें ठंड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लगती है। हर बार सर्दी आने से पहले तुम ज़रूर बीमार हो जाती हो। रेहान मेरी हर आदत के बारे में जानता था। सच में मुझे सर्दी बहुत लगती थी। नवंबर का महीना शुरू होने वाला था। रातें ठंडी थी, दिन कुछ गर्म थे। माथे पर बल डाले मैं परेशानी में आ गई थी। रेहान अंदर आया तो मम्मी को देखकर उनका हालचाल पूछने लगा। मम्मी रेहान को देखकर बहुत खुश होने लगी। अपनी वर्दी में वो वैसे भी बहुत जच रहा था और वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया था। फिर उनकी बेटी का रिश्ता भी उससे जुड़ा हुआ था। जब ऊपर ज़ैनब चाची को पता चला कि रेहान आया है, तो वो भी नीचे आ गई थी। खाना सबने हमारे घर ही खाया था, जिसे मेरी मम्मी ने ही तैयार किया था। जैसे ही मैं टेबल पर बैठी, तो जानबूझकर रेहान कहने लगा, चाची, आप इतना परेशान क्यों हुई? वो कहने लगी, बेटा, कोई बात नहीं, 2 साल बाद तो तुम आए हो, मैंने सारी चीज़ें तुम्हारी पसंद की बनाई हैं। रेहान कहने लगा, चाची, इसमें महक ने क्या बनाया है? तो मम्मी हंसने लगी, अरे, इस निकम्मी को कुछ आता कहाँ है? बस किताबें चाटती रहती है, इसे अभी खाना बनाना नहीं आता। रेहान ने एक नज़र मुझ पर डाली, चाची, इसे खाना बनाना सिखाएं। मैं पूरे 2 महीनों की छुट्टियों पर आया हूँ और इन 2 महीनों में ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे झटका लगा था। मैं खांसने लगी थी। मम्मी ने ग्लास में पानी डालकर मुझे दिया। एक घूंट पीते ही मैं उठकर चली गई।
मम्मी मुस्कुराने लगी। शर्मा गई है शायद। ज़ैनब चाची ने मुस्कुराकर कहा। मम्मी कहने लगी, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो उसकी मेडिकल की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई। लेकिन रेहान कहने लगा कि जितनी अच्छी पढ़ाई आपकी बेटी करती है, मुझे सब पता है। बहुत मुश्किल से पास होती है। बस आप इसे खाना सिखाएं, क्योंकि मेरी ड्यूटी अब ज्वाइन हो जाएगी। पता नहीं ट्रांसफ़र कहाँ होता है और वापसी कब हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी हो जाए। ज़ैनब चाची कहने लगी कि अब तुम शादी कर ही दो तो अच्छा है। जब तक ये खबर मुझ तक पहुंची कि मिस्टर शादी करने के इरादे से आए हैं और यहाँ तक कि डेट भी फिक्स हो चुकी है, 1.5 महीने बाद शादी है, तो मुझे ये डर लगने लगा शायद रेहान की आदतें बदल गई हैं और वो पहले से सख्त हो गया है। शादी के बाद रेहान को भी उस फौजी की तरह बच्चे पैदा करने का शौक ना हो जाए। ये सोचते ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, मुझे बच्चा पैदा नहीं करना। बहुत दर्द होता है। मैं क्यों भला ये दर्द बर्दाश्त करूं? और ये फौजी, ये तो घर आते ही सबसे पहले बच्चा पैदा करने की करते हैं। ये जब जब यहाँ आया करेगा, इसे बच्चा चाहिए होगा। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं बहुत घबराई और डरी हुई थी। मैं बस यही सोच रही थी, जैसे तैसे शादी कैंसिल हो जाएगी। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अभी मेरी मेडिकल की पढ़ाई रहती है, मैं बीच में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। रेहान भाई को क्या परेशानी है? शादी कहाँ भागी जा रही है या मैं कहीं भागे जा रही हूँ? 2 साल बाद कर लेंगे शादी। मेरी मम्मी ने मेरे मुंह से रेहान भाई सुना तो एक थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया। जाहिल लड़की, होने वाला हस्बैंड है वो तुम्हारा। ये ना हो कि तुम बाद में भी रेहान भाई कहती फिरो। एक थप्पड़ लगाएगा वो तुम्हारे। जानती हो ना, अब वो पहले जैसा रेहान नहीं रहा। मेरी मम्मी ने मुझे डराने के लिए कहा था, लेकिन मैंने और गौर किया था। बड़ा जिस्म, चौड़ा सीना और बॉडी बिल्डर जैसे मसल्स। फिर मैंने खुद को शीशे में देखा। दुबली पतली, नाजुक सी मैं उसके सामने कुछ भी नहीं थी। पता नहीं, मुझे लेबर रूम में चिल्लाती हुई औरत याद आई, जिसका हस्बैंड भी ऐसा ही लंबा चौड़ा था। 4 साल में चौथा बच्चा। मेरा दिल ऐसा हो रहा था जैसे डूब जाएगा। जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे, शॉपिंग हो रही थी, मैं और ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे एक अजीब सा किस्सा सुनाया कि जिस फौजी की बीवी की डिलीवरी मैंने देखी थी, उसकी मौत सच में हो गई है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने 40 दिन तक इंतज़ार भी नहीं किया था। मेरा डर के मारे और भी बुरा हाल हो चुका था। मुझे लगा कि जो कुछ उस औरत के साथ हुआ है, फ्यूचर में रेहान भी मेरे साथ यही सब करेगा। डर के मारे मेरी तो भूख ही खत्म हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी जाना भी मैंने छोड़ दिया था। मेडिकल की पढ़ाई को भी छोड़ चुकी थी। आजकल तो मम्मी मुझे किचन में खड़ा कर देती थी कि चलो रिहान की पसंद के खाने बनाना सीखो। मम्मी, ये कोई बात है? मैं क्यों सीखूं? ट्रेनिंग में क्या वो अपनी पसंद के हिसाब से खाना खाकर आए हैं? वहाँ पर अला बला जो भी मिलता है खाना पड़ता है, और मैं तो उससे अच्छा ही पका लेती हूँ। मैं किचन में खड़ी कह रही थी, ज़्यादा बकबक मत करो और जल्दी से बिरयानी बनाओ, और मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनाना है। मम्मी मुझे बिरयानी बनाने का सारा तरीका बताकर जा चुकी थी। मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं खाने उल्टे सीधे पकाऊं तो मिस्टर शादी से इनकार कर दें, लेकिन इसमें भी मैं नाकाम हो चुकी थी। उल्टा मम्मी से मुझे डांट पड़ी थी, ये क्या किया है? तुम ठीक से क्यों नहीं पका रही हो? फिर मैंने सोचा कि मुझे रेहान से बात करनी चाहिए, इसलिए ना वक्त देखा और ना ही ये देखा कि ये बात ठीक है भी या नहीं। रात के 3 बजे मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई थी। सामने ही रेहान का कमरा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वो कुछ हैरान हुआ था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मुझे देखकर उसे हैरत का झटका लगा था। कहने लगा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं ऊपर तो आ गई थी, लेकिन सामने खड़े रेहान को देखकर घबराई थी। वो मुझे आपसे बात करनी है, मैं झिझकते हुए बोली। इस वक्त क्या बात करनी है, बोलो। वो मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर रेहान को हैरत हुई थी। मेरा मतलब है, मैं शादी करके आपके कमरे में नहीं आना चाहती। रेहान ने पूछा, क्यों नहीं आना चाहती? जो जवाब मैंने दिया, वो सुनकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोकने लगा। फिर कहने लगा, हाँ, मैं तो ऐसा ही करूँगा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए ही तो शादी करनी है, और मैं फैमिली प्लानिंग भी नहीं करूँगा। हर साल बच्चा पैदा करूँगा। जिस बात से मैं घबरा रही थी, वही बातें रेहान के मुँह से सुनकर मेरी जान निकलने लगी थी।
मैं तो ये सोच रहा हूँ, तुम्हारी नाजुक सी जान मुझ जैसी बॉडी बिल्डर इंसान की शिद्दत कैसे बर्दाश्त करेगी। मुझे तो अभी से तुम्हारी सेहत देखकर और तुम्हें देखकर डर लग रहा है, कहीं बेहोश ही ना हो जाओ। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं शादी के नाम पर घबरा रही हूँ। वो नहीं जानता था कि उसकी ये बातें कितनी महंगी पड़ने वाली हैं। मैं भागकर अपने कमरे में आकर रोने लगी थी। दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे थे। शादी से एक दिन पहले रेहान के मैसेज आने लगे। यार, नींद नहीं आ रही, मेरा बिस्तर काटने को दौड़ रहा है। ये कल का दिन कब आएगा? कब तुम मेरे पास आओगी? और मैंने जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया और आंखें बंद करके लेट गई। अगले दिन दुल्हन बनकर मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन रेहान की बातें अंदर ही अंदर मेरी जान निकाल रही थीं। शादी के बाद मैं रेहान के कमरे में बैठी थी, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में सोचकर मेरी बॉडी में कपकपाहट शुरू होने लगी थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और रेहान अंदर आया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में बदले, जैसे बड़ा सख्त इंसान हो, और मेरे सामने आकर बैठ गया। रेहान मेरे चेहरे पर फैला हुआ डर देख चुका था। कहने लगा, देखो, मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ। इसने मेरी किसी भी बात को मानने से इनकार मत करना, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जानती हो ना कि आर्मी वाले अपनी फ्रस्ट्रेशन बीवी के साथ और जानती हो ना कि आर्मी वाले अपनी फ्रस्ट्रेशन बीवी के साथ निकालते हैं। अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी टेंशन उतार लेते हैं। हमारे पास बस एक यही ऑप्शन होता है। ये सुनकर मेरी सांसें अटकने लगी थी। जानती हो मैं क्यों ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बारे में कह रहा हूँ? ये कहते हुए उसने मेरे हाथ पकड़े थे, जो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। वो कँपकपा रहे थे, क्योंकि जब हमारी फ्रस्ट्रेशन बीवी पर निकलेगी तो बच्चा तो होगा ही ना। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। देखो, आर्मी वालों से नरमी की उम्मीद ना रखना, वो नरमी कर ही नहीं सकते। और वैसे भी शादी की रात तो मुश्किल है कि मैं तुम्हें सोने दूँ, क्योंकि एक बार में हमारा गुज़ारा नहीं होता और एक बार से बच्चा भी पैदा नहीं होता। ये कहते हुए वो मेरे हाथ में अंगूठी पहना चुका था, मगर तभी एकदम से मैं बेहोश होकर गिर गई थी। कब से सांसें रोककर मैं रेहान की बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी बातों ने मुझे इतना डराया था कि मैं बेहोश हो गई थी। रेहान के तो होश उड़ गए। महक, महक, क्या हुआ तुम्हें? वो मेरे गाल पर थपथपाते हुए मुझे उठाने की कोशिश करने लगा था। रेहान को उम्मीद नहीं थी कि शादी की रात उसका ये छोटा सा मजाक उसे इतना महंगा पड़ सकता है। वो बड़ी बुरी तरह घबराया था कि अब बेहोश बीवी का वो क्या करे। जल्दी से कमरे से बाहर आया, किचन से पानी का गिलास लिया और पानी की छींटे मेरे मुंह पर मारने लगा, मगर मैं तो ऐसे बेहोश हुई थी कि बिल्कुल होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर रेहान ने मेरी नब्ज़ चेक की, जो बिल्कुल ठीक चल रही थी। रेहान ने गहरी सांस ली, धीरे से मेरी ज्वेलरी उतारी और उसे ड्रेसिंग टेबल पर रखा। इतने भारी कपड़ों में मैं बहुत उलझ रही थी, इसलिए उसने मेरे दुपट्टे से पहले पिन निकाली और मेरा दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर रख दिया। मुझे देखकर उसका दिल बहुत उदास हो रहा था। अपना तकिया मेरे तकिए के पास रखकर मेरे बिल्कुल पास में लेट गया। मेरे पेट पर हाथ रखकर, मेरे कंधों पर अपना सर रखकर रेहान सो चुका था। रात से बेहोश मेरी आँख सुबह-सुबह खुली, तो अपने कंधे पर वज़न महसूस करके मैंने धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलीं और रेहान को अपने इतने पास देखकर मैं बड़ी बुरी तरह घबराई थी। अपने इतने पास रेहान को देखकर जिस तरह मैं उछली थी, रेहान की भी आँख खुल गई थी। नींद भरी आँखों से उसने मुझे देखा। ओ लड़की, मेरी रात बर्बाद कर दी तुमने। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने? हुआ क्या था तुम्हें? वो अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख चुका था और अपनी उँगलियाँ मेरी गर्दन पर चला रहा था। मेरा साँस दोबारा से रुकना शुरू हुआ था। अपना हाथ पीछे करिए, मैं मिनमिनाते हुए बोली थी। ऐसे कैसे पीछे रहूं? अरे भाई, तुम मेरी बीवी हो, शादी इसलिए थोड़ी की है कि तुमसे पीछे रहूं। अब रेहान अपने होठों को मेरी गर्दन पर रख चुका था। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉडी बिल्डर शरीर के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। अभी मैं दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए थी। वो मेरे हाथों को अपने हाथों में ले चुका था। जानबूझकर उसने अपना थोड़ा-सा वज़न मेरे ऊपर डाला। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊँगी। मैंने अपनी आँखें कसकर बंद करके बड़े धीरे से ये बात कही थी। अभी से, अरे! अभी मैंने किया ही क्या है? मरने वाले हालात तो बाद में आएँगे। ये कहकर
वो मेरे होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले चुका था। अब रेहान की दीवानगी बढ़ने लगी थी, लेकिन दिन की रोशनी भी फैलने लगी थी। जैसे ही रेहान का हाथ मेरी चोली तक पहुंचा, कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। रेहान एकदम पीछे हटा था। मैंने सुकून का सांस लिया था। रेहान ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। इस वक्त तक घर वाले उठ चुके होते हैं और फिर नाश्ता भी मेरी मम्मी वाले पोर्शन में करना था। उसे पीछे हटना पड़ा। इस बार रेहान को सचमुच मुझ पर गुस्सा आया था। मैं सारा वक्त बर्बाद करके उठी थी। 1 हफ्ते की छुट्टी रह गई थी। उसके बाद रेहान की ड्यूटी शुरू होनी थी। पता नहीं कहाँ उसकी ड्यूटी लगती। रेहान बेटा, तैयार हो जाओ, सानिया चाची के घर नाश्ते पर जाना है। जी मम्मी, बस 10 मिनट में आ रहे हैं। रेहान ने आवाज़ लगाई। मैं उस वक्त उठकर खड़ी हो चुकी थी। रेहान ने भी गुस्से भरी नज़र मुझ पर डाली थी। जाओ, तैयार हो जाओ। आज तो बच गई हो तुम मुझसे, मगर रात को अगर बेहोश भी हो गई तो बेहोशी में ही सब कुछ कर लूँगा। मैं जल्दी से अलमारी के पास गई और कपड़े निकालकर वॉशरूम में जा चुकी थी। नाश्ता करने के बाद मैं ज़ैनब चाची के पास ही बैठी बातें करती रही, जबकि सामने सोफ़े पर बैठे रिहान ने कई बार मुझे इशारे किए थे कि कमरे में चलो, लेकिन मैंने नज़रें ही चुरा ली थीं। रात को रिसेप्शन की दावत भी खत्म हो गई थी। कमरे में आकर मेरे ऊपर फिर से डर छाने लगा था। रेहान इस बार जल्दी ही कमरे में आया था। मुझे बिस्तर पर बैठा देखकर मेरे पास ही बैठ गया था। आज तो कल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। रेहान मेरी ज्वेलरी उतारने लगा था। ज्वेलरी उतारते हुए उसने कई हरकतें की थी। मैं घबराई हुई थी, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। रेहान ने मुझे बड़ी मोहब्बत से समझाया था, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी। कहने लगा कि कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। मगर मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे बच्चा पैदा नहीं करना रेहान, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने अपना डर रेहान को डरते-डरते बताया था। कुछ नहीं होगा, सब औरतें पैदा करती हैं। वो चाहकर भी मेरे डर को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। कई घंटे मुझे समझाने में लग गए थे, मगर मैं समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर भी रेहान ने अपना हक ज़रूर लिया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं रेहान की बाहों में लेटी हुई थी। रेहान का हाथ मेरी कमर पर था। मैं जैसे ही पीछे हटने लगी, रेहान मुझे और भी खींच चुका था। आर्मी ऑफिसर से चालाकी बहुत महंगी पड़ सकती है वाइफी। नींद से भरी भारी आवाज़ मेरी कानों में टकराई थी। वो 9 बज रहे हैं। मैंने जान छुड़वाने का बहाना बनाया, तो बजने दो। मैं रात को मम्मी से कह चुका था कि लेट उठूँगा। बीवी को भी तो वक़्त देना है, इसलिए आज बेफ़िक्र रहो। मैं थोड़ी घबराकर एक बार फिर खिसकने लगी थी। जब रेहान ने मुझे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, तो मैं बिल्कुल किसी नाज़ुक फूल की तरह उसके सीने से जा लगी थी। कहने लगा, प्यारी बीवी, और कितना दूर भागोगी? आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। आखिर को सुहागरात है हमारी। पूरी रात मैं तुम्हारे साथ जी भरकर एन्जॉय करना चाहता हूँ। मुझे गुज़री रात के बारे में याद था। रेहान ने बड़े प्यार से मेरे साथ मोहब्बत की शुरुआत की थी। मुझे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दी थी, मगर अब मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मेरे बालों को कान के पास से हटाता वो मेरी गर्दन की तरफ झुका था और वहाँ पर अपनी मोहब्बत लुटाना शुरू कर चुका था। मेरा ठंडा होता जिस्म देखकर वो मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, क्यों, एक फौजी की बीवी होकर इतना घबरा क्यों रही हो? मेरा साथ दो यार। कल रात भी तो हमने ये सब कुछ किया था, लेकिन कल रात तुम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाई थी। मैं चाहता हूँ आज रात हम दोनों जी भरकर एक दूसरे का साथ दें, और ये मेरा ऑर्डर है। खबरदार, जो तुमने मुझ पर मोहब्बत बरसाने में किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ी तो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं पलकें उठाकर उसे देखने लगी, फिर कहने लगी थी, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल रात आपने सब कुछ कर लिया था। अब दोबारा से ये सब कुछ करना ज़रूरी है। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो एक बार करने से आपका दिल नहीं भरा क्या? मेरी बात सुनकर रेहान मुझे घूरकर देखने लगा। कहने लगा, मेरी छुट्टी में सिर्फ 6 दिन बाकी रह चुके हैं मिसेस। इन दिनों में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारे साथ हर रात एंजॉय भी करूंगा और बच्चे भी पैदा करवाऊंगा। ये तो अच्छी बात है ना? जानती हो, खानदान की बड़ी औरतें उस लड़की को बड़ी अच्छी नज़रों से देखती हैं जो पहले महीने में ही उन्हें पोता-पोती की खुशखबरी सुना देती हैं। ये कहकर रेहान मुझे अपनी बाहों में लेकर मुझ पर अपनी मोहब्बतें लुटाने लगा था। मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को उसे सौंप चुकी थी
और वो लम्हे उसके साथ गुजारने लगी। मगर जैसे ही मैं पूरी रात उसके साथ गुजारने के बाद उठी तो सीधा वॉशरूम भागी थी। खुद को शीशे में देखकर हाँफने लगी। मेरा रंग पीला पड़ने लगा था और थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। खुद को ही शीशे में देखकर कहने लगी, ना बाबा ना, मैं तो इस बॉडी बिल्डर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी हूँ। मेरा चेहरा तो देखो कैसा पीला पड़ चुका है। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मेरा हाल क्या होगा? मैं तो पहले दिन ही चकरा कर गिर जाऊंगी। खैर, इन 6 दिनों में रेहान ने एक रात भी मुझे नहीं छोड़ा था। अपनी तरफ से तो वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था, मेरा ख्याल भी रख रहा था। इन 6 दिनों में वो मेरे साथ घूमने फिरने के लिए भी गया था। फिर हमने बाहर डिनर भी किया था और फैमिली के साथ एक दिन हम पिकनिक मनाने भी गए थे। मगर मेरा दिमाग बस इसी चीज़ पर अटका हुआ था कि कब मेरी जान छूटेगी रेहान से। अगली सुबह रेहान ने वापस ड्यूटी पर जाना था और वो 6 महीने तक घर वापस नहीं आने वाला था। आज हमारे ख़ानदान में कहीं पर दावत थी। दावत से वापस आने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मैं अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब मुझे देखकर रेहान को कुछ हुआ था। शायद मुझे देखकर उसे 6 महीने की लंबे समय तक की दूरी महसूस हो रही थी। वो गहरी सांस भरता मेरे पास आया और मेरे पीछे से गले लगकर मेरी गर्दन में अपना मुंह छुपा गया। फिर कहने लगा कि क्या तुम मुझे मिस करोगी? मैं सर झटकाकर कहने लगी, मैं तो शुक्र करूंगी कि आप जैसे खड़ूस से मेरी जान छूट रही है। 6 दिन तो आपने मुझे ठीक से सोने नहीं दिया। मैं मुंह बनाकर बोली तो कहने लगा कि बस तुम्हारे दिमाग में तो यही सब कुछ चलता रहता है। अरे, वो बीवी खुशकिस्मत होती है जिनके हस्बैंड उन्हें रात भर सुकून नहीं करने दें। ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब तुम्हें मेरा मोहब्बत लुटाना याद आएगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। तुम्हें तभी एहसास होगा कि हस्बैंड की मोहब्बत क्या होती है। इस वक्त तो मुझे उसकी ये बातें समझ नहीं आई थी। सारी रात मुझे एक लम्हे के लिए भी नहीं सोने दिया और सुबह 3 बजे उठकर सीधा अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया था। आंखों में नींद लिए मैं भी उठी थी। वो सामान पैक करके खड़ा था और सबसे मिल रहा था और आखिर में मेरे पास आया था। मेरी नाक पर चुटकी काटकर सबके सामने मुझसे हाथ मिलाया था। फिर कहने लगा, बहुत चिढ़ रही थी ना मुझसे? साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तो सुकून का सांस ले रही थी। कहने लगी कि हाँ, नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि जान छूट रही है। आप जाएंगे तो अब मैं बहुत सुकून से सोऊंगी। मेरी इस हरकत पर रेहान ने मुझे घूर कर देखा था। खैर, वो जानता था कि मैं ऐसी ही हूँ। वो वहां से जा चुका था। मुझे भी उसे जाते हुए देखकर दिल में कुछ हुआ था, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करती अपने कमरे में आकर लेट गई थी। अगली सुबह मैं 7 बजे उठी थी। एक अंगड़ाई लेकर सीधा अपनी मम्मी के पोर्शन में गई थी। कहने लगी, आज मुझे नाश्ता आपके साथ करना है। आपके हाथ के लच्छेदार पराठे बहुत याद आ रहे हैं। सच में रेहान के जाते ही मेरी रूटीन एक बार फिर वैसे ही हो चुकी थी जैसे मैं शादी के पहले रहती थी। हर वक्त अपनी मम्मी के पोर्शन में बैठे रहना। मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा, ये गलत बात है। तुम शादीशुदा हो, जाओ जाकर अपनी सास के पास बैठो, उनके काम में मदद करो। सारी जिंदगी यही मेरे पास ही तो रही हो, लेकिन मैं कभी ऊपर कभी नीचे बस यही करती रहती थी। एक शाम मैं चिप्स खाती सीढ़ियों से उछलकर उतर रही थी जब ज़ैनब चाची ने मुझे देखा। वो एकदम से उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि अरे बेटा, आराम से उतरो। इतनी उछल उछल कर क्यों उतर रही हो? तुम अब कुंवारी थोड़ी हो, शादीशुदा हो। एकदम से मेरे कदम रुक गए थे। आंखें टिमटिमाकर कहने लगी, क्यों भाई, शादी के बाद उछल उछल कर उतरा नहीं जा सकता? वो कहने लगी कि नहीं बेटा, वो बात नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है शायद कोई खुशखबरी हो। और जिस तरह से तुम सीढ़ियाँ उछल-उछल कर उतर रही हो, कहीं कोई नुकसान हो गया तो? वो मुझसे बड़े प्यार से अपने सामने बिठाकर छोटी-छोटी बातें समझाने लगी थीं, जिसे सुनकर मेरा एक बार फिर मूड ऑफ हो चुका था। मैंने कहा कि चाची, अभी मेरी उम्र ही क्या है? मुझे तो बड़ा डर लगता है बच्चे पैदा करने वाले कामों से। मैं एक लड़की हूँ, अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं बनना मुझे। ये कहकर मैं वहाँ से अपने कमरे में जा चुकी थी। लेकिन जब से मैं सीढ़ियों से उछलकर उतरती थी, तब से मुझे अपने पेट में
एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। मैं ऐसे ही सो गई थी। कुछ देर बाद मुझे अपने पेट में बहुत तेज दर्द के साथ उल्टी भी शुरू हो चुकी थी। चक्कर आ रहे थे। हाय करके मैंने पूरा घर अपने सर पर उठा लिया था। कहने लगी कि क्या हो गया, मुझे कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गया। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरी चाची कहने लगी, क्या हुआ बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। लगता है तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन मैंने जाने से फौरन इनकार कर दिया था। मैं कहने लगी कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं मम्मी के हाथ का बना सूप पी लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। बस मुझे अपनी मम्मी के पास रहना है। ये कहकर मैं सीधा मम्मी वाले पोर्शन में जा चुकी थी। दिमाग में बहुत अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी रेहान की कॉल आई थी। कहने लगा कि क्या हुआ तुम्हें लड़की, अभी मुझे मम्मी की कॉल आई है। बता रही थी कि तुम्हें उल्टी शुरू हो गई है। कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? मैं पापा तो नहीं बनने वाला। ये सुनकर तो मेरा दिल और खराब होने लगा था। मैंने कहा, ऊपर वाला ना करे कि मैं माँ बनूं। ये सुनकर रेहान को काफी गुस्सा आया था। कहने लगा कि पागल हो तुम, लड़कियां तो खुशी महसूस करती हैं जब उन्हें ये खुशखबरी मिलती है, और तुम कह रही हो कि ऊपर वाला ना करे। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। वो कॉल पर एक बार फिर मुझे डाँटने लगा और मैं कहने लगी कि आपने मेरी तबीयत पूछने के लिए कॉल की है या डाँटने के लिए? अगर ये सब कुछ करना था तो प्लीज़ मुझे कॉल ही ना किया करें। ये कहकर मैं कॉल कट कर चुकी थी। रेहान मुझे दोबारा कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने अपना मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। पेट में अजीब से उठते दर्द को देखकर मैंने सीधे गूगल पर सर्च करना शुरू किया कि जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो क्या-क्या निशानियाँ होती हैं। जो भी वहाँ पर लिखा था 80% तो वो सब सच ही था। अगर मैं किसी बड़े के साथ डॉक्टर के पास जाती तो पक्का कोई परेशानी हो सकती थी। इसलिए 2-3 दिन बाद मैंने मौका देखकर अकेले ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का फैसला किया। मैं डॉक्टर के सामने बैठी अपनी उँगलियाँ मरोड़ रही थी। डॉक्टर मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी कि बेटा, आपको क्या परेशानी है? पिछले 15 मिनट से मैं आपका चेहरा देख रही हूँ और आप मेरा मुझे कुछ बताएँगे तो मुझे आपकी बीमारी का पता चलेगा ना। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिना डरे बताइए। मैं कहने लगी कि कहीं मेरे पेट में बच्चा तो नहीं है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहने लगी, अब ऐसा कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पर लेटिए, मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूँगी तो मुझे पता चलेगा। मैं डरते-डरते बेड पर लेट चुकी थी। जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो कहने लगी कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। डॉक्टर को लगा था कि मैं सुनकर खुश होंगी। डॉक्टर कहने लगी, क्या बात है, आपको जानकर खुशी नहीं हुई? अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरी तो डिलीवरी के वक्त होने वाले दर्द को सोचकर ही जान जाती है। अगले ही पल मैं सोचकर फूट-फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझ जैसी लड़की खुश कैसे हो सकती है? मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं। प्लीज़ आप इस बच्चे को ख़त्म कर दीजिए, मेरा अबॉर्शन कर दीजिए। डॉक्टर तो ये सुनकर बहुत हैरान हुई थीं। वो कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मैं ये सब कुछ बिना आपके घरवालों की मर्ज़ी से नहीं कर सकती, पर आप ये अबॉर्शन कराना क्यों चाहती हैं? इस वक़्त मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ लेबर रूम की चीखें गूंज रही थीं। मेरे मुँह में जो आया, मैं बोलती चली गई। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर राबिया, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरे साथ ये सब कुछ बस गलती में हो गया। अगर मेरे घरवालों को पता चला तो मेरी जान ले लेंगे। मैं बस अपने किए पर पछता रही हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। डॉक्टर भी परेशान सी होने लगी थी। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाकर कहने लगी कि आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है? शर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पक्का तुम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती होंगी और किसी लड़के के प्यार के झांसे में आकर ये हरकत कर दी होगी। ऊपर वाला पूछे तुम लोगों से, गलती खुद करते हो और फिर हमें भी गलती करने पर मजबूर करते हो कि हम लोग इन मासूम जानों को अपने हाथों से खत्म कर दें। डॉक्टर ने मुझे एक टैबलेट लाकर दी थी। कहने लगी कि ये खा लो, बच्चा खुद ही खत्म हो जाएगा। मैं दवाई लेकर घर आई थी और सीधा किचन में भागी थी। गर्मा गर्म दूध के साथ वो गोली खाकर मैं कमरे में लेट चुकी थी। अगले दिन मुझे महसूस हो चुका था कि ये बच्चा मेरी जिंदगी से जा चुका है। ऐसा करते हुए मेरा दिल एक बार भी नहीं काँपा था। बस ये डर था कि अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? तभी एक बार फिर रेहान की कॉल आई। पिछले 3 दिन से मैंने रेहान से कोई बात नहीं की थी। फ़ौरन फ़ोन मैंने कान से लगाया तो रेहान काफ़ी गुस्से में था। कहने लगा कि कितनी लापरवाह लड़की हो तुम, ज़रा शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारा हस्बैंड यहाँ तुम्हारी मिन्नतें कर रहा है,
तुम्हें तो शायद मुझसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। अगर मुझे यहाँ बॉर्डर पर गोली भी लग जाए तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बातें सुनकर मैं तड़प सी गई थी। घबराकर कहने लगी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन, गोलियाँ लगे आपके दुश्मनों को आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे मुँह से ये सुनकर रेहान को थोड़ा अच्छा भी लगा था। वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था और मैं घबराते हुए बता रही थी कि मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। कुछ देर बाद रेहान ने कॉल कट कर दी थी और मैंने अपने चेहरे पर आए पसीने की बूंदों को साफ किया। 1 महीना हो चुका था रेहान को ड्यूटी पर गए हुए और इस 1 महीने में मुझे बार-बार अपनी शादी का दिन याद आ रहा था, जब रेहान मुझे परेशान कर रहा था। बार-बार कभी सुहाग रात तो कभी बच्चों का कहकर मुझे सताता था। न जाने कब मुझे रेहान से मोहब्बत हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था। रात के 1:30 बजे का वक़्त था जब मुझे रेहान की याद इस तरह सताने लगी कि मैं उठकर बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। बिना वक़्त देखे मैंने रेहान को कॉल कर दी थी। रेहान इस वक़्त नाइट ड्यूटी पर था, अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा था। अचानक से मेरे नंबर पर कॉल देखकर उसे परेशानी हुई थी। पहले मैंने कभी खुद से कॉल नहीं की थी। उसने कॉल उठाकर फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से मेरे रोने की आवाज़ सुनकर वो घबरा चुका था। "महक, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है?" मगर मैं रोते हुए कहने लगी कि आई लव यू, मुझे मोहब्बत हो गई है आपसे, मैं बहुत ज़्यादा प्यार कर चुकी हूँ। आप कब वापस आएँगे? कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बिस्तर के नीचे से भूत निकल कर आएगा या फिर अलमारी से कोई चुड़ैल निकल आएगी। मुझे आपकी बाहों में लेटकर सोना है। प्लीज़, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आप वापस आ जाइए। एकदम से इस वक़्त मेरे मुँह से मोहब्बत की बातें सुनकर रेहान तो जैसे बहुत ही हैरान हो गया था। वो खुशी से खिलखिलाकर हँसा था, कहने लगा कि अच्छा, मैंने कहा था ना तुम मुझे मिस करोगी, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस क्या करूँ, ड्यूटी ऐसी है, तुम तो एक फ़ौजी की बीवी हो, तुम्हें तो मज़बूत बनना चाहिए। अभी तो तुम्हें मेरे बच्चे भी पैदा करने हैं, इतनी सी बात पर रोने लग गई हो, जब मेरे जुड़वाँ बच्चे पैदा करोगी, तब क्या हालत होगी तुम्हारी? मैं कहने लगी कि नहीं, आप बार-बार बच्चों की बातें क्यों करते हैं? क्या बच्चों के लिए शादी की थी आपने मुझसे? मेरी बात करिए, आप वापस कब आएँगे? आ जाऊँगा बाबा, बस साढ़े 4 महीने रह गए हैं, फिर तुम्हारे पास ही आऊँगा। ऐसे ही धीरे-धीरे मुझे रेहान से मोहब्बत हो चुकी थी। जब भी मुझे काम नहीं होता, तो मैं रेहान को कॉल कर लेती थी। ऐसे करते-करते ही 6 महीने गुज़र चुके थे। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जिससे मैं मोहब्बत करती थी, उसका बच्चा ही मैंने अपने हाथों से मार दिया था। सुबह सवेरे मैंने घर की सफाई की थी, फिर रेहान की पसंद के खाने बनाए थे और खुद भी बहुत तैयार हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर आई खुशी देखकर मेरी मम्मी और चाची मुझे जानबूझकर छेड़ रही थीं और मैं शर्माए जा रही थी। रेहान 6 महीने बाद घर आया तो सबसे मिला। आखिर में अपनी जान से प्यारी बीवी को निखरा देखकर उसका तो बस नहीं चल रहा था कि अभी मुझे बाहों में भर ले, लेकिन सबके सामने खुद पर कंट्रोल किया। जैसे ही खाना लगाने के लिए मैं किचन में गई तो फौरन ही रेहान मेरे पीछे आया था और मुझे बाहों में भर लिया था। मैं भी उसे गले से लगा चुकी थी और फिर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि बहुत बदतमीज हैं आप, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। बस मुझे नहीं पता, अब मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। वो कहने लगा कि फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारा पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। मुझसे भी इतनी प्यारी सी बीवी से इतना महीने दूर नहीं रहा जाता। मैं अब तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, हम दोनों वहीं फ्लैट में रहेंगे। आज तो मुझे अपना कमरा भी बड़ा अच्छा लग रहा था। रात को मैंने बड़ा इंतज़ाम कर रखा था। खाने से निपटने के बाद रेहान और मैं कमरे में आ चुके थे और उस रात हम दोनों ने एक-दूसरे के साथ खूब एन्जॉय किया था। अगली सुबह रेहान मुस्कुराकर कहने लगा, "बस अब तय हो गया है। इस बार तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर कर ही छोड़ूँगा। यार, मुझे छोटे-छोटे, मोटे-मोटे, प्यारे-प्यारे बच्चे चाहिए। ये क्या बात हुई? 6 महीने ऐसे ही खराब हो गए और अभी तक तुमने मुझे कोई खुशखबरी नहीं सुनाई।" ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर फैली मुस्कुराहट थोड़ी कम हुई थी। वो सिर्फ़ 10 दिनों की छुट्टी पर आया था और फिर मैंने भी अपना सामान पैक कर लिया था और दोनों वहाँ शिफ्ट हो गए थे, जहाँ रेहान की ड्यूटी थी। उसे सरकार की तरफ से घर दिया गया था, जहाँ पर वो मेरे साथ शिफ्ट हो चुका था। यहाँ आकर मैं काफ़ी खुश थी, जब एक शाम रेहान आकर मुझसे कहने लगा कि मेरी प्यारी बीवी, आज हम दावत पर जाएँगे। मेरे दोस्त राहिल को जब पता चला कि मैं तुम्हें भी लेकर यहाँ पर आया हूँ, तो उसने भी कह दिया कि आज रात भाभी को लेकर ज़रूर दावत पर आना।
तो तुम आज रात तैयार हो जाना, हम दोनों वहाँ चलेंगे। मैं भी खुशी-खुशी तैयार हो चुकी थी, ये जाने बिना कि आज रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम दोनों मिस्टर राहिल के यहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पर उनके कुछ और दोस्त और उनकी बीवियाँ भी दावत पर बुलाई गई थीं। मैं तो वहाँ पर रेहान के बाकी दोस्तों की बीवियों के साथ बैठकर बातें करने में बिज़ी हो चुकी थी। अभी तक मेरी मुलाकात राहिल की बीवी से नहीं हुई थी। जब एक तरफ से मिसेस राहिल आईं और सबसे पहले उनकी मुलाकात रेहान से हुई थी। रेहान मुस्कुराकर मेरी तरफ इशारा कर रहा था कि वो रही मेरी बीवी महक। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे के रंग बदल चुके थे। रेहान की तेज़ नज़रों ने राबिया के चेहरे को देखा था। कहने लगा कि क्या हुआ? आप महक से पहले भी मिल चुकी हैं। वो कहने लगी, क्या महक आपकी वाइफ़ है? क्या ये सच है? आपकी वाइफ़ हैं? रेहान कहने लगा कि ये मेरी वाइफ़ है। क्यों? क्या बात है? उसके अंदर एक फ़ौजी एकदम जाग चुका था। राबिया कहने लगी कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो रेहान को एक तरफ लेकर जा चुकी थी। फिर कहने लगी कि आपकी वाइफ़ ने अबॉर्शन क्यों करवाया? आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि आपको बच्चों से काफ़ी मोहब्बत होगी। लेकिन एक तो ये इतनी कम उम्र में शादीशुदा हो गईं, फिर उन्हें प्रेगनेंसी भी हो गई और फिर अबॉर्शन का कह देना। रेहान के तो सर पर जैसे बम फूट चुका था। वो कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हैं? आपको कोई गलतफ़हमी हुई होगी। हो सकता है महक की शक्ल जैसी कोई और लड़की हो। महक से तो मेरी शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। लेकिन राबिया कहने लगी, जहाँ तक मुझे याद है ये वही है। मुझसे कह रही थी कि मेरी अभी शादी नहीं हुई और मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है, इसलिए मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। राबिया ये बात तो कर चुकी थी, लेकिन रेहान की वो सारी मोहब्बत, सारा इश्क, सारा भरोसा जो वो मुझ पर करता था, सब कुछ टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खामोश हो चुका था। जैसे ही वो डॉक्टर राबिया को लेकर मेरे पास आया, तो उन्हें देखकर मेरे चेहरे के रंग उड़ चुके थे। मेरे चेहरे से साफ पता चल रहा था कि मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ और रेहान की फौजी नज़रों के लिए इतना ही काफ़ी था। बिना खाना खाए वो मुझे बाजू से पकड़कर वापस ले आया था। घर आते ही वो मुझे बाजू से खींचकर सामने खड़ा कर चुका था। आज से पहले मैंने रेहान को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। बहुत कुछ था जो उसकी आंखों में टूट चुका था। कहने लगा कि क्या तुमने अबॉर्शन करवाया है? वो वक्त इस तरह पलटकर मेरे सामने आएगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी कि नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर वो गुस्से में दहाड़ा था। कहने लगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सच सुनना है कि तुमने अबॉर्शन करवाया था। कहने लगी, हाँ, मैंने करवाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं सच बोलूँ या झूठ। लेकिन एक ज़ोरदार थप्पड़ रेहान ने मेरे मुँह पर मारा था। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं ज़मीन पर जा गिरी थी। सच में एक फ़ौजी का हाथ जब मुँह पर पड़ता है तो क्या हालत होती है, मैं समझ चुकी थी। कहने लगा कि तुम इस किरदार की निकलोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगा था मैं तुम्हारे पास आने वाला पहला मर्द हूँ। लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। तभी कहती थी कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि तुम पहले से ही किसी का बच्चा अपने पेट में रखकर ख़त्म करवा चुकी थी। मेरा तो सांस हलक में अटक चुका था। मैं तो बस जैसे-तैसे रेहान को सच्चाई बताना चाहती थी कि मैं डिलीवरी के डर से ये गलती कर चुकी थी। अब दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन रेहान तो बात को किसी और तरफ ही ले गया था। एक झूठ जो मैंने डॉक्टर से बोला था कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हूँ, वो झूठ मेरे गले यूँ पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। कि मेरी पूरी ज़िंदगी एक सवाल बन चुकी थी। जब रेहान ने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाला था कि दफ़ा हो जाओ इस घर से, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रही, तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। मैं तुम जैसी लड़की पर अपनी मोहब्बत लुटाता रहा, लानत हो मुझ पर। मैं रो रही थी, कह रही थी कि नहीं रेहान, ऐसा मत करो। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, एक बात मेरी बात सुन लो। मगर रेहान ने अपने ड्राइवर को कहा था कि मुझे वापस घर छोड़ आए। मैं रो रही थी, मिन्नतें कर रही थी, मगर रेहान गुस्से में कहने लगा कि वापस चली जाओ, वरना ये ना हो कि मैं वो कर गुज़रूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मैं खामोश हो चुकी थी और रोते-रोते वापस घर आ चुकी थी। अचानक देखकर सभी हैरान थे। मैं अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगी। रेहान का नंबर भी लगातार बंद जा रहा था।
सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है और मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनको क्या बताऊं। मैंने रोते-रोते सब कुछ अपनी मम्मी को बताया था कि कैसे मैंने अपने ही बच्चे को अपने हाथों से खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं लेबर पेन से बच सकूं। डॉक्टर से बोला गया झूठ और अबॉर्शन का सुनकर एक जोरदार थप्पड़ तो मेरी मम्मी ने भी मुझे मारा था। रेहान ने अपनी माँ को कॉल करके बता दिया था, जिसके बाद तो वो मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। मेरी मम्मी तो सर पकड़कर बैठ चुकी थी, उन्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं था। लेकिन मैंने अपने और रेहान की निशानी को जिस तरह खत्म कर चुकी थी, उन्हें अपनी बेटी से नफरत हो रही थी। कहने लगी कि तुम डायन हो डायन, तुम औरत हो ही नहीं, तुम माँ बनने के काबिल ही नहीं हो। तुम जैसी औरतें होती हैं जो बच्चे पैदा करके कचरों में फेंक जाती हैं, तुम तो उसे पैदा करके भी मार ही देती। मुझे पहली बार कुछ हुआ था, मेरे अंदर की ममता जाग रही थी। मैं मम्मी के मुंह पर हाथ रखने लगी कि नहीं मम्मी, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। तुम जानती हो, जब तुम मेरे पेट में थी और मुझे ये पता चला था कि तुम इस दुनिया में आने वाली हो, तो मैं भी तुम जैसे ही एक लड़की थी। लेकिन एकदम से तुम्हारे आने की खबर ने मेरे अंदर ममता जगा दी थी। तुम्हारे लिए मोहब्बत पहले दिन से मेरे दिल में शुरू हो चुकी थी। अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर दी तुमने। मैं अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। मुझे खाने पीने का कोई होश नहीं था और मुझसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। मैं रेहान को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन रेहान मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। 1 महीने बाद रेहान वापस आया था, पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जैसे ही वो आया, तो रोते हुए मैं नीचे आई थी। रेहान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, प्लीज़। मगर वो इनकार कर चुका था कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझसे ये बात दोबारा मत कहना, वरना मैं मर जाऊँगी। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी मम्मी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की। आप जैसा चाहें मेरा टेस्ट करवा लीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं और वो बच्चा आपका और मेरा था। मैं बस लेबर पेन से बचने के लिए आपके इस बच्चे को ख़त्म करवा गई और डॉक्टर को ये झूठ बोला, क्योंकि अगर मैं झूठ ना बोलती तो वो आपके साइन ज़रूर माँगती। मैं रोकर सब कुछ बता रही थी, लेकिन रेहान का फ़ौजी दिमाग इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लेता। उसने डॉक्टर राबिया को बुलाया था और फिर जब डॉक्टर राबिया ने अपने कंप्यूटर में अपने पास आने वाले मरीजों की हिस्ट्री चेक की, तो मैं जिस तारीख को उनके पास आई थी, उस वक्त रेहान और मेरी शादी को 1.5 महीना हो चुका था। ये बच्चा रेहान का ही था। ये जानकर रेहान को दुख हुआ था। मैं कदमों में गिरकर बार बार माफ़ी मांग रही थी कि आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं आपके लिए हर दर्द सहने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। मुझे यूँ बच्चों की तरह रोते देखकर रेहान को मुझ पर तरस आ चुका था। वो मुझे वापस अपने साथ ला चुका था, लेकिन मुझे वो इज़्ज़त नहीं थी और ना ही पहले जैसी मोहब्बत करता था। फिर धीरे-धीरे जब मैं पहले से काफ़ी बदल चुकी थी और रेहान मेरा बदलता रवैया देखकर मेरे पास भी आया, कुछ महीने बाद जब मैं दोबारा माँ बनी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इतनी बड़ी खुशी के बाद रेहान जैसे-तैसे मुझे माफ़ कर चुका था और उस वक़्त उसने मेरा बहुत ख़्याल रखा। जैसे-जैसे डिलीवरी का वक़्त आ रहा था, मेरी जान निकल रही थी। मैं बार-बार यही सवाल करती थी कि ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं मर तो नहीं जाऊँगी? फिर ये डर भी मेरे बहुत जल्दी ख़त्म हो चुका था जब मैं लेबर रूम में थी और अपने बच्चे से की जाने वाली मोहब्बत और ममता से मेरे अंदर खुद ब खुद हिम्मत आ चुकी थी और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। डिलीवरी के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। 3 दिन बाद मुझे होश आया था, लेकिन मैं पहले से बेहतर थी। अपने बच्चों को देखकर जैसे मैं सारे दर्द भूल चुकी थी। रेहान मुझे घर ले आया था। मैं अब सच में खुद को पूरा महसूस कर रही थी। हम दोनों अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। मेरी ये गलती मुझे ये सिखा चुकी थी कि कभी-कभार बोले जाने वाले झूठ ज़िंदगी में किस तरह परेशानियाँ ले आते हैं, और मैं समझ चुकी थी कि ज़िंदगी में कभी मरकर भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलूँगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।